जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों का द्विघात समीकरण का लास्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग विविध कर देख चुके थे और उसके मूल्यों की प्रकृति को देख चुके थे। फिर से हम वहीं से स्टार्ट करते हुए आज पूरे लेक्चर को खत्म करेंगे, पूरे द्विघात समीकरण को खत्म करेंगे। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे विविध कर, ठीक है। और इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं क्योंकि विविध कर का जो इंग्लिश होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के पहले अक्षर से डिनोट करते हैं और ये होता है b² - 4ac, ठीक है ना। अब इसी विविधकर से हमको मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है कि जो उसके मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे कि परिमेय होंगे कि अपरिमेय होंगे, इन सब के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है ना। तो अब यही हम लोग देख लेते हैं कि जब डी का मान, जब उसके डी के मान से ही हमको पता चल रहा है कि इसकी मूल प्रकृति कैसी होगी। तो देख लेते हैं कि डी का कौन कौन सा मान होगा तो उसकी प्रकृति कैसी कैसी होगी। तो देखिए, अगर डी का मान ऋणात्मक होगा तो उसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, सभी के सभी मूल काल्पनिक होंगे। और इसका अध्ययन आप लोगों को करने के लिए मिलेगा, जब काल्पनिक होंगे तो इसका अध्ययन मिलेगा आपको 11th में। एक आपके चैप्टर का नाम है समरिश संख्या, ठीक है ना, समरिश संख्या, ये चैप्टर का नाम है। इसी में आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा कि जब मूल हमारे काल्पनिक होते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं, वो आयोटा के टर्म में आता है। तो क्लास 11th में आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर डी का मान बराबर हो जाए, मतलब 0 हो जाए, तब हम बोलते हैं कि जो उसके मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, समान होंगे और परिमेय होंगे और प्रत्येक मूल -b/2a के बराबर होंगे, ठीक है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को 10th में यही वाला से आता है। बोलता है जैसे एक दीर्घात समीकरण दे देगा ऐसे करके 2x² - 3kx + 4 = 0। बोलेगा कि ये दीर्घात समीकरण के मूल बराबर हैं तो k का मान बताइए क्या होगा। अब देखिए, जब इसके मूल बराबर हैं तो देखिए मूल बराबर कम बराबर या समान बात एक ही है। तो मूल बराबर हो रहे हैं किस कंडीशन में, जब d का मान 0 हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कंपैरिजन करके a का मान, उसके बाद b का मान और उसके बाद c का मान, जब तीनों निकाल लेंगे तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण के मूल समान है इसलिए d = 0 और d होता है b² - 4ac = 0। अब यहाँ पे ये सब मान रख करके k का मान निकाल लेंगे, आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे बनाता है। अब चलते हैं तीसरे वाले पे। जब d का मान धनात्मक हो, d > 0 का मतलब होता है धनात्मक। ये भी आप लोगों को क्लास 11th में ही सीखने के लिए मिलेगा। उसमें आप लोगों का होता है रैखिक असममिका, तो उसमें पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब d > 0 होता है तो इसको, और लेकिन ये क्या हो, पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए 4, 5 ऐसे करके। तो देखिए, जो हमारी धनात्मक संख्या हो रहा है ना, वो दो नेचर के मिलते हैं, एक वो जो पूर्ण वर्ग होता है और एक वो जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। इसलिए तो जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, जब d धनात्मक हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो तो उसके जो मूल होते हैं वास्तविक होते हैं, असमान होते हैं। असमान का मतलब अलग अलग होते हैं और अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय का मतलब ये कैसा होता है, ये कणी में होते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना, ऐसा करके। फिर उसके बाद चौथा देख लीजिए। चौथा, अगर d > 0 मतलब d धनात्मक हो लेकिन कैसा हो, पूर्ण वर्ग हो। तो जब d धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग हो तो इसके जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं, असमान होते हैं और परिमेय होते हैं। परिमेय मतलब बटे के रूप में होते हैं, ठीक है ना। तो ये मूलों की प्रकृति के बारे में था। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करने, ठीक है। जब क्वेश्चंस कर लेंगे फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दीर्घात समीकरण का अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ दीर्घात समीकरण का प्रयोग होता है उनको देखेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर इस दीर्घात समीकरण का जो प्रयोग है वह त्रिभुज के क्षेत्रफल में, उसके बाद है आयत के क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में, इन्हीं सब का हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उनका फार्मूला लिखेंगे और जब फार्मूला लिख लेंगे फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एकाद कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे अब हम लोगों को अगर विविध कर निकालना होगा तो मान के चलिए एक हमको दे दिया रहे x² 2x² - 5x + 4 = 0। बोलेगा कि इसका विविध कर निकालिए, ठीक है। तो जब भी विविध कर निकालेगा, कुछ भी बोले, चाहे विविध कर निकालने के लिए बोले, चाहे k का मान निकालने के लिए बोले, कुछ भी बोले, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब किससे कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो जो दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप होता है उसी से। तो अब यहाँ पे हम हल लिखेंगे और हल के बाद हम लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। अब जब तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ से a का मान निकल जाएगा 2 और यहाँ से देखिए b का मान निकलेगा -5, c का मान निकलेगा 4,
ठीक है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, विविधकर निकालने जा रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे विविधकर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान है -5, तो -5 का वर्ग, फिर -4 गुणे a का मान है 2 और फिर c का मान है 4। अब -5 है, -5 का वर्ग प्लस का 25 हो जाएगा, फिर -4 दूना 8, 8 चौका 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो मिलेगा -7, ठीक है। तो यही हो जाएगा इसका विविधकर। अगर सोचिए, अगर यहीं पे बोलता है कि इस वाले द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उसकी प्रकृति बताइए, तो प्रकृति हम बताते हैं तो देखिए डी निकालना ही पड़ता तब भी। और जब डी निकालते हैं तो डी देखिए कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। और जब डी ऋणात्मक आ रहा है तो इसकी जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। पहला ही कंडीशन था, तो लिख देंगे यहाँ पे चूंकि डी इज लेस देन 0, इसलिए चाहे तो इसको सांकेतिक भाषा में लिखिए, चाहे आप हिंदी में लिख दीजिए, तो हम दोनों भाषा में लिख दे रहे हैं, जैसा आपको अच्छा लगेगा लिख लीजिएगा। तो डी लेस देन 0 लिखिए, चाहे लिखेंगे डी ऋणात्मक है। देखिए अब इतनी बड़ी चीज को न लिख करके आप छोटा सा ऐसा भी लिख देंगे, दोनों का मतलब सेम ही होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि डी ऋणात्मक है इसलिए मूल काल्पनिक होंगे, आई बात समझ में। तो इस तरह से। अच्छा, एक क्वेश्चन वो वाला ले लेते हैं जो समान वाला होता है। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे x 2x² माइनस का 4k x प्लस का 3 बराबर 0, ऐसे करके बोले कि इस दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं, तो k का मान बताइए क्या होगा, ठीक है ना। तो बराबर होंगे, मूल बराबर भाषा का प्रयोग करेगा चाहे समान भाषा का प्रयोग करेगा, आपका दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, ये तो हमारा हल है, लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान निकलेगा 2 और यहाँ से b का मान निकलेगा -4k और यहाँ पे c का मान निकलेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इसके मूल बराबर हैं, तो मूल कब बराबर होते हैं, जब d का मान 0 होता है तब। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण के मूल क्या हैं, बराबर हैं, मूल बराबर हैं, इसलिए जब मूल बराबर होते हैं तो जो उसका विविधकर निकलता है वो 0 होता है। और विविधकर के बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b और a और c का मान रख देंगे, तो b का मान देखिए -4k है, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है 3 बराबर 0। अब यहाँ पे वर्ग करेंगे तो 16k² हो जाएगा और 4 दूना 8 और 8 3 24 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे 16k² बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हटेगा तो k² बराबर 24/16 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काट देते हैं, 4 चौका 16, नहीं 8 से काटते हैं, 8 दूना 16 और 8 3 24, तो फाइनली k² का मान आ जाएगा 3/2 और फाइनली k का मान आ जाएगा 3/2, लेकिन ये किस में आ जाएगा, करणी में आ जाएगा और इसके पहले प्लस माइनस लग जाएगा, यानी कि k का मान क्या आ जाएगा, √3/2। तो इस तरह से देखिए ये वाला भी क्वेश्चन हमने आपको लगा के बता दिया। उसके बाद हमने विविधकर कैसे निकालते हैं ये भी बता दिया, और विविधकर की अगर हमको मूलों की प्रकृति पता करनी हो तो वो भी हमने आपको बता दिया। तो इस तरह से देखिए ये पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग में, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट करते रहिए। चलिए अब हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, जब द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे इसमें कि ये किन किन क्षेत्रों में इसका यूज होता है, और जिन जिन क्षेत्रों में इसका यूज होता है तो पहले उन क्षेत्रों को देख लिया जाए। जैसे आप देख रहे हैं, जानते ही हैं, नहीं जानते तो बता रहे हैं कि जो त्रिभुज के क्षेत्रफल होते हैं, चाहे आयत के क्षेत्रफल होते हैं, उम्र वाले क्वेश्चन होते हैं, इन सब में द्विघात समीकरण का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए किन किन क्षेत्रों में होता है उनकी पहले चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारे लिख लेते हैं द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कंसेप्ट हम आपको इसी में बताने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला कंसेप्ट, अगर क्रमागत से संबंधित
अगर क्रमागत से संबंधित प्रश्न आएगा तो हमको उसको कैसे करना है, डील कैसे करना है, ध्यान से समझिए। ठीक है, इसको हम स्टार डाल दे रहे हैं। अब देखिए, जब भी हम लोगों को क्रमागत से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो तीन तरह का प्रश्न मिलता है। या तो बोलेगा कि क्रमागत संख्याएं, या तो बोलेगा सम क्रमागत संख्याएं, या तो बोलेगा विषम क्रमागत संख्याएं। तो जब भी आप लोगों को क्रमागत से संबंधित प्रश्न मिलेगा तो यही तीन मिलेगा। तो समझ लेते हैं कि अगर हमको क्रमागत में मानना होगा तो कैसे संख्याओं को मानेंगे, चाहे सम क्रमागत मानना होगा तो कैसे मानेंगे, चाहे विषम क्रमागत मानना होगा तो कैसे मानेंगे। तो देखिए, अगर हम लोगों को केवल क्रमागत बोले, ठीक है, तो क्रमागत संख्याएं, ठीक है, जब हम लोगों को क्रमागत संख्या मानना होगा तो मानेंगे कैसे, x मानेंगे, x+1 मानेंगे, x+2 मानेंगे, x+3, x+4 ऐसे डॉट डॉट करके हम मानेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम प्लस के साथ माने तो माइनस के साथ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x, x-1, x-2, x-3, x-4 ऐसे डॉट डॉट करके। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को क्रमागत संख्या मानना होगा तो या तो हम प्लस में मानेंगे या तो माइनस में मानेंगे। क्रमागत का मतलब होता है जो क्रम से आते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे करके। ठीक है, निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला हम x मानेंगे, उसका अगला वाला निकालने के लिए उसमें एक जोड़ देंगे, फिर उसके अगला वाला निकालने के लिए एक और जोड़ देंगे, फिर उसका और अगला निकालने के लिए एक और जोड़ देंगे, और ऐसे जोड़ते चले जाएंगे तो हमको क्रमागत संख्या मिलता जाएगा। या फिर हम माइनस भी कर देंगे, अगर हम पहला संख्या x मानेंगे तो दूसरा वाला एक घटा देंगे, फिर तीसरा वाला निकालने के लिए उसमें से एक और घटा देंगे, चौथा वाला निकालने के लिए तीसरे वाले में से एक घटा देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे करते करते हम आराम से लिखते चले जाएंगे। तो ये रहा जब क्रमागत संख्या मानना होता है तब। ठीक है, दूसरा, अगर हमको सम क्रमागत संख्या मानना हो, क्रमागत संख्या मानना, ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोगों को सम क्रमागत संख्या मानना हो, सम क्रमागत संख्या मानना हो, यहाँ पर भी लिख देते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज सही हो जाएगा। देखिए, जब हम लोगों को सम क्रमागत संख्या मानना होगा तो देखिए, सबसे पहले जो सम होता है, जो सम को रिप्रेजेंट करता है वो करता है 2x, जो 2x के रूप में होती है संख्या है उसको हम लोग बोलते हैं सम। और देखिए, जो सम क्रमागत संख्या होती है वो होता है 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। और जो सम क्रमागत संख्या होता है उनमें देखिए डिफरेंस 2 का आ रहा है। ठीक है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जब हम सम क्रमागत संख्या मानेंगे तो जो पहला सम क्रमागत संख्या होता है वो होता है 2x। अब इसका अगला वाला लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का डिफरेंस करना पड़ेगा। और 2 का डिफरेंस कब मिलेगा, जब हम उसमें 2 जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगला वाला निकालने के लिए 2x + 2 कर देंगे, फिर इसके अगला वाला निकालने के लिए 2 जोड़ेंगे तो 2x + 4 हो जाएगा, फिर अगला निकालने के लिए फिर 2 जोड़ेंगे। तो इस तरह से कर करके हमारा आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम जोड़ रहे हैं क्रमागत निकालने के लिए, वैसे हम घटा भी सकते हैं। तो 2x, 2x - 2, 2x - 4, फिर उसी तरह से 2x - 6 ऐसे डॉट डॉट करके हमारा चलता रहेगा। ठीक है, जैसे अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछता है, बोलेगा कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, चाहे 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, चाहे 2 सम क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो जब आपको पता होगा तभी तो आप लिखेंगे ना। तो जब 2 क्रमागत सम संख्या मानना होगा तो 2x, 2x + 2 मानेंगे, 3 मानना होगा तो 2x, 2x + 2, 2x + 4 मानेंगे, ऐसे करके मानेंगे। ठीक है, अब चलते हैं विषम की बात करते हैं। तो विषम क्रमागत संख्या मानना हो, ठीक है, जब विषम क्रमागत संख्या मानना हो तो सबसे पहले हम 2x माइनस या +1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2x + 1 पहला मानेंगे, अगर प्लस में मानेंगे तो ये मानेंगे, और अगर माइनस में मानेंगे तो 2x - 1 मानेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से। अब अगला वाला निकालने के लिए देखिए, विषम वाले में भी और सम वाले में भी 2 का डिफरेंस होता है। जैसे विषम वाला लिखेंगे तो देखिए 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट करके लिखेंगे। तो देखिए, विषम वाले में भी 2 का डिफरेंस है कि नहीं है। तो इसलिए जब भी हम विषम क्रमागत मानेंगे चाहे सम क्रमागत मानेंगे तो उनका डिफरेंस 2 लिखेंगे। तो अब इसके अगला वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, फिर अगला करने के लिए 2 और जोड़ देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरह से जब हम घटाना वाले में लिखेंगे तो 2x - 1 होगा, फिर अगला वाला 2x - 3 हो जाएगा, फिर अगला वाला 2x - 5 हो जाएगा, फिर 2x - 7 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट करके होता जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोगों को क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड मानना होगा तो हम अगर क्रमागत बोलेगा तो ऐसे मानेंगे, सम क्रमागत बोलेगा तो ऐसे मानेंगे, और विषम क्रमागत बोलेगा तो ऐसे मानेंगे। ठीक है, ये सब यूज होते हैं। अब देखिए दूसरा है, ठीक है, हम लोग वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, आयत से संबंधित, क्योंकि जो हमारे द्विघात समीकरण में का अनुप्रयोग है वो आयत में भी होता है। ठीक है,
तो आयत में होता है तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि आयत की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं अब हम लोग आयत के बारे में। आयत से संबंधित प्रश्न। तो जब आयत से संबंधित प्रश्न मिलेगा तब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आयत की क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल को हम लोग ए ले लेते हैं, तो ए बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना, लंबाई गुणे, यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा डिटेल में, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई फिर गुणे होता है चौड़ाई। ठीक है ना, अब दूसरा होता है इसका परिमाप, तो लिख देंगे आयत का परिमाप। तो देखिए, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और एक तीसरा इसमें होता है आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। ठीक है, तो जो आयत का विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इतने से रिलेटेड आपका प्रश्न इसमें बन सकता है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं वर्ग से संबंधित, वर्ग से संबंधित प्रश्न। देखिए, जब वर्ग से संबंधित प्रश्न बोलेगा तो पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा ना कि जो वर्ग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें भी वही 3 होंगी। तो पहला होगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और जो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप वो होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का अगला जाता है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है 2, कणी में 2 गुणे भुजा होता है, कणी में 2 गुणे भुजा। थोड़ा सा इसके फिगर को देख लेते हैं। जो आयत होता है वो ऐसा आकर के होता है, इसमें लंबाई ज़्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है, इसको बोलते हैं लंबाई और इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, और जो वर्ग होता है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग, और ये होता है उस वर्ग की भुजा। ठीक है, और ये देखिए आयत का ये होता है विकर्ण, ये होता है विकर्ण, और ये होता है वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो फटाक से नोट करिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न बनता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। आप लोग आराम से लिखते रहिए, मन करे वीडियो को पॉज कर लीजिए या भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। देखिए, जब हम लोगों को समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न बोलेगा तो पहले देख लेते हैं समकोण त्रिभुज होता है कैसा है। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, उसमें एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ABC। ठीक, तो 90 अंश के सामने वाले को बोलते हैं कोण। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल बना हुआ है, कोण बना हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, और जो तीसरा बच जाता है इसको बोलते हैं आधार। त्रिकोणमिति में आपको पूरा का पूरा डिटेल समझाएंगे। अब देखिए, अब इससे संबंधित इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, जब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तो ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब जरा देखिए, आधार और ऊंचाई दोनों होते कौन से हैं, तो इनमें से ऐसी 2 भुजाएं
या फिर वे दोनों भुजाएं जो आपस में 90 अंश का कोण बनाती हैं, उन्हीं में से एक आधार बनता है और उन्हीं में से एक लंब बनता है। जैसे ये देखिए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, देखिए ये वाली दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, 90 अंश का कोण बना रही है ना, तो यही और यही क्या कहलाएंगी, आधार और लंब कहलाएंगी। बात समझ पा रहे हैं ना। तो ये है। अब इसमें एक बहुत फेमस समकोण त्रिभुज में लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो आवश्यकता इसमें पड़ सकता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अच्छा इसको पहले मिटा दें। देखिए जो हमारे पाइथागोरस प्रमेय होते हैं वो होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब दो और बचे हैं, चाल से रिलेटेड प्रश्न और दूसरा बचा हुआ है एज से रिलेटेड, तो फटाक से नोट करिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं चाल से संबंधित प्रश्न। देखिए चाल से संबंधित प्रश्न में जो चाल का फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। जब आप इसमें पढ़ेंगे तो नाव से रिलेटेड प्रश्न बनाता है कि नाव जो है कि धारा की दिशा में चल रहा है, धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं द्विघात समीकरण में। ठीक है ना। तो देखिए चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय, इसी का प्रयोग इसमें होता है। और इसमें दो कन्वर्जन आ जाते हैं। कन्वर्जन कौन से आते हैं कि जो उनकी चाल होती है वो या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होता है या तो मीटर प्रति सेकंड में होता है। ठीक है ना। तो जब एक से दूसरे में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब बदलते हैं तो क्या करते हैं, कितना से गुणा करते हैं, या फिर जब मीटर प्रति सेकंड को हम किस में बदलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो क्या करते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे क्या है, किलोमीटर है, यहाँ पे क्या है, मीटर है। अब जरा बताइए, ये किलोमीटर है और ये मीटर है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है ना। तो जब बड़ा है और ये छोटा है, जब छोटा में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं छोटा और नीचे लिख देते हैं बड़ा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर है। तो बताइए जरा, मीटर बड़ा होता है कि किलोमीटर बड़ा होता है, तो किलोमीटर बड़ा होता है ना। तो जो बड़ा होता है उसको पहले लिखेंगे और छोटे वाले को नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से, यानी कि अगर हम बोलें कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, इतना से गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो आप कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो आपका मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। आई बात समझ में। तो फाइनली अब ये तो हो गया चाल से संबंधित प्रश्न का। अब हम लोगों का एक बचा है उम्र से संबंधित। चलिए अब हम लोग मिटाते हैं और फिर अगला देखते हैं कंसेप्ट। यही लास्ट कंसेप्ट रहेगा, उम्र से संबंधित वाला। ठीक है। देखिए जब हम लोगों को उम्र से संबंधित प्रश्न बोलेगा तो सबसे पहला काम हमारा होता है, जब भी हम लोगों को उम्र से संबंधित प्रश्न को हल करना रहेगा तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि उनके उम्र को मानना। और जब भी हम लोग उम्र मानते हैं तो हमेशा वर्तमान उम्र मानते हैं, हमेशा। ठीक है ना। तो जब भी उम्र को मानना होगा तो हमेशा वर्तमान उम्र मानेंगे, हमेशा वर्तमान उम्र मानेंगे। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा देखिए, जब हम लोगों को आयु से संबंधित प्रश्न दिया रहता है तो बोलता है कि एक मान लीजिए रमेश बोल देगा कि रमेश की वर्तमान आयु इतना है, या भी बोलेगा कि रमेश के 10 वर्ष पूर्व की आयु ऐसे, अच्छा है 10 वर्ष बाद की आयु। तो इसमें पूर्व और बाद की शब्द यूज होती है। तो जब हम लोगों से पूर्व बोलेगा या फिर पहले बोलेगा या पहले, तो जब ये दोनों शब्द का प्रयोग किया रहे, पूर्व या पहले, तो हमेशा क्या करेंगे, वर्तमान उम्र में से क्या करते हैं, घटाते हैं। आई बात समझ में। जब भी आप लोगों को पूर्व या पहले दिया रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे, वर्तमान उम्र में से घटाते हैं। ठीक है। तीसरा कि अगर मान लीजिए पश्चात बोल जाए, पश्चात या बाद बोल दे, तो जब पश्चात या बाद बोल देगा तो हम क्या करेंगे, वर्तमान उम्र में से
वर्तमान उम्र में जोड़ेंगे, वर्तमान उम्र में जोड़ेंगे। आई बात समझ में? जैसे बोलेगा कि 5 वर्ष बाद रमेश की उम्र 35 हो जाएगी, तो अगर हम वर्तमान उम्र उसका x माने रहेंगे तो क्या करेंगे, x में 5 जोड़ देंगे। तो जब भी बाद बोलेगा चाहे पश्चात बोलेगा तो वर्तमान उम्र में जोड़ेंगे। अब कितना जोड़ेंगे, तो जितना वर्ष बाद बोलेगा, ठीक है ना। और उसी तरह से पूर्व वाले में। और जब भी हम लोगों को उम्र से संबंधित प्रश्न मानना रहेगा, किसी का उम्र मानना रहेगा, तो हमेशा उम्र कौन सा वाला मानेंगे, वर्तमान उम्र मानेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा रहा द्विघात से संबंधित पूरा का पूरा कंसेप्ट, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको खत्म करेंगे। देखिए ये बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है, ये हमेशा याद रखिएगा, आगे भी आप लोगों को काम देगा। चाहे आप अवकलन के प्रयोग अनुप्रयोग पढ़ेंगे, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन से रिलेटेड आता है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोगों को मिलता है। देखिए अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं करेंगे, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है कि एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात करिए, ठीक है। ये हिंदी वाला एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं एक। देखिए लिखा क्या है, लिखा है कि एक वर्ग का समीकरण, एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि हमको हल करके बताना नहीं है, केवल हम लोगों को समीकरण बस बता देना है, ठीक है। तो देखिए एक वर्ग समीकरण है, एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 है और अंतर उसका 1/4 है, ठीक है ना। तो देखिए जब वर्ग की समीकरण है, यहाँ पे देखिए शब्द बोल दिया मूलों का योग, मूलों का मतलब 2 मूल हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों को पहले उन दोनों मूलों को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जानकारी तो है ही नहीं। अच्छा एक बात और हम आपको बता दें, जो हिंदी वाले प्रश्न होते हैं उसको हल करने का सबसे जो अच्छा मेथड है वो क्या है कि जिन चीज़ों को पूछ रहा है, ठीक है ना, या फिर इस तरह से कहें जो चीज़ें नहीं दिया हुआ है उसी को मानना होता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है ना कि एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग। अब यहाँ पे मूलों का योग दिया है लेकिन मूल नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चीज़ की इसमें कमी है उसी को हमको मानना है। तो किसकी कमी है, मूलों का योग केवल दिया है, मूल तो नहीं दिया है ना, यानी कि हमको इसमें मूल मानना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया पहचान यही होता है, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना मूल क्रमशः x तथा y हैं, ठीक है, ऐसा हम मान सकते हैं। अच्छा एक, अब जब इतना कर लें, अब प्रश्नानुसार अच्छा एक बात और हम आपको बताने वाले हैं। अच्छा अभी उसको आगे बताएंगे, चाहे आगे बताने से कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए जो अभी हम लोग इसी में हम लोगों को समझना है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारे द्विघात समीकरण है, उन द्विघात समीकरण में केवल एक ही वेरिएबल देखे थे, 2 वेरिएबल नहीं देखे थे, क्योंकि हम लोग ये 2 चर वाला नहीं पढ़ रहे हैं, 1 चर वाला पढ़ रहे हैं। तो जब 1 चर वाला पढ़ रहे हैं तो हमको 1 चर ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखे हैं ना कि माना मूल क्रमशः x तथा y हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग केवल एक ही चर वाला पढ़ रहे हैं ना, तो हमको एक ही चर में मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, अब देखिए मूलों का योग कितना दिया हुआ, 5/4 दिया हुआ है। तो अगर हम एक मूल x मान लें, माना ऐसे करके, माना पहला मूल x, तब दूसरा मूल। अब जरा बताइए, जैसे हम बोलें कि 2 संख्याओं का योग 5 है, उनमें से एक 2 है, तो दूसरा वाला क्या होगा, 5 - 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो वही चीज़ है। तो अगर हम एक मूल मान लेते हैं x है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका योगफल दिया हुआ है ना, तो 5/4 - x हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हो गया, तब दूसरा मूल 5/4 - x होगा, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देख लीजिए, अब ये वाला यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब क्या बोला है, उन मूलों का अंतर 1/4 दिया हुआ है। तो मूल हमारे कौन कौन से हैं, x है और 5/4 - x है। तो हम क्या कर देंगे, प्रश्नानुसार करके x - 5/4 - x बराबर
1/4, ठीक है ना। अब देखिए यक्स माइनस, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 5/4 प्लस एक्स हो जाएगा बराबर 1/4। देखिए इसको हल करना नहीं है, केवल बोला है कि समीकरण ज्ञात कीजिए, तो हमको केवल समीकरण ज्ञात कर देना है। तो देखिए यक्स और यक्स मिलकर 2x हो जाएगा और ये बराबर के उधर जाएगा तो 1/4 प्लस में कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। तो देखिए 2x बराबर, हल नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सूक्ष्मतम रूप में बदल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6/4, ठीक है। यानी कि अगर हम 2 से काटे तो 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 2 तियाँ 6, तो फाइनली 2x बराबर कितना है 3/2। अब इसका इधर गुणा कर लेंगे तो 4x बराबर में 3, या इधर बुला लेंगे तो 4x - 3 बराबर 0। तो इस तरह से देखिए हमने समीकरण ज्ञात कर दिया, यही हो जाएगा आंसर।